हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉट। केआरएस सक्सेस शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके लिए मैं आज लेके आई हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स का पेपर जो कि है 2017 का। ये जो आपकी परीक्षा हुई थी ये हुई थी 8 अप्रैल 2018 को, और इसमें आपका जो है 2 सेक्शन आया था, जो कि एक है आपका सामान्य अध्ययन का और दूसरा है हिंदी का। चूँकि अभी हाल ही में आपका 20 सितंबर को समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ आपका ये एक प्रीवियस ईयर पेपर सेट, जिससे आपको एक बार ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर पैटर्न किस तरह का पूछा जा रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं हम जीएस का सेक्शन। जीएस के सेक्शन में देखो क्या क्या है। यहाँ पे देखो ऊपर ये भी मेंशन है कि किस किस चीज़ों से कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस कितनी संख्या में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखो। पहला ऑप्शन है एंड्रोस्टेरोन, बी है टेस्टोस्टेरोन, और सी है एस्ट्रोन, और डी है थायरॉक्सिन। सब पे आंसर टिक लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो मैंने टिक लगा दिया है। तो देखो यहाँ पे लिया हुआ है कि कौन सा एक फीमेल हार्मोन है, तो वो है आपका एस्ट्रॉन। तो आओ देख लेते हैं कि क्या है इसमें। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एंड्रोस्टेरोन जो होता है और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो एक क्या है, एंड्रोजन समूह के सदस्य हैं। ठीक है ना। अब बाकी ऑप्शन पे देख लेते हैं। जो ये टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या होता है, ये नर सेक्स हार्मोन कहा जाता है इन्हें, जिनके निर्माण में एंड्रोस्टेरोन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से आती है बात एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन जो है वो मादा समूह का यानी कि फीमेल का जो है वो हार्मोन है, जो कि मादा में सेक्स जागरूकता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, एक एस्ट्रॉन है और 2 है एस्ट्रोडियोल एवं एस्ट्रियोल। अब आती है बात थायरॉक्सिन की। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्थापित जो है वो प्रमुख हार्मोन होता है। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका जीव विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 11 से पूछा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है पीवीसी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीवीसी। क्यों होगा पीवीसी देख लेते हैं। देखो पीवीसी जो होता है, पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोलोविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है C2H3Cl। क्यों होता है, तो देखो पीवीसी जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोलोविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना। इसका जैव निम्नीकरण नहीं होता है। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड्स अणुओं से निर्मित एक बहुशर्करा है, जिसका जैव निम्नीकरण बैक्टीरिया और कवकों के द्वारा होता है। ठीक है। स्टार्च भी ग्लूकोज का एक बहुशर्करा है। यहाँ पे पूरी तरह से इसका जो है देखो व्याख्या कर दिया गया है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। इसका जैव निम्नीकरण एमाइलेज के द्वारा होता है, जो कि जीवाणुओं के द्वारा स्रावित होता है। अब आती है बात प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है वो सबको पता है कि अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। और ये जीवों में पाया जाने वाला अनिवार्य तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो दिया हुआ है एल्यूमिनियम बॉक्साइड, अयस्क दिया हुआ है सामने, दूसरा है कॉपर सिनेबार, तीसरा है जिंक कैलामाइड और चौथा है आयरन हेमाटाइट। तो यहाँ पे देखो कॉपर जो है मिला हुआ है सिनेबार के साथ, तो ये गलत है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको धात्विक तत्व और अयस्क दिए गए हैं। तो एल्यूमिनियम सही है, जिंक सही है और आयरन सही है। गलत है आपका बी कॉपर। कॉपर गलत है, तो सही क्या होगा इसमें से ये भी देख लेते हैं हम। कॉपर का होगा देखो कॉपर पायराइट। ठीक है ना। कॉपर पायराइट होता है, सिनेबार नहीं होता है। जो सिनेबार होता है वो पारा का अयस्क होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किसका है समुद्री घास। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला आपका ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है ना। समुद्री घास जो है वो आयोडीन का मुख्य स्रोत है। और आयोडीन के बारे में ये भी बहुत ही प्रचलित मान्यता है कि आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेंघा रोग हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा भी जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। विटामिन डी, इससे देखिए दिया हुआ विटामिन दिए हुए हैं आपको और दिया हुआ है कि कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी दिया हुआ है सुखंडी, विटामिन सी दिया है मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया और विटामिन B1 बेरी बेरी। तो देखो विटामिन ए यहाँ पे गलत है, विटामिन ए गठिया दिया हुआ है, ये गलत आंसर है इसका, ठीक है ना। तो विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए से होता है आपको रतौंधी, ठीक है ना। ये जो है आपका रेटिनॉल से संबंधित होता है रतौंधी। यहाँ पे देखो और भी दिए हुए हैं, डी जो है इससे होता है सुखंडी, यानी कि इसे हम बोलते हैं रिकेटिस, ठीक है। सी का आपको पता है मसूड़ों में खून आना, ए का जो है आपका रतौंधी, बी जो है बेरी बेरी। यूरिक एसिड के कारण होता है गठिया रोग, ठीक है ना। जब यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है तो उससे जो है गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और जो लैक्टिक एसिड होता है इसके कारण जो है मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपको। देखो दिया हुआ है क्लोरोमाइसिटिन, इसका आपको साथ में दिया हुआ है टाइफाइड नाशी, सेकेंड है क्रिस्टल वॉयलेट पूर्तिरोधी, तीसरा है आपका क्विनिन, इसमें दिया है मलेरिया रोधी, और चौथा है एस्पिरिन निश्चेतक। तो एस्पिरिन आप लोगों ने सुना होगा एस्पिरिन के बारे में, और एस्पिरिन जो है वो निश्चेतक ना होकर के एस्पिरिन एक दर्द निवारक क्या है टैबलेट्स आती हैं एस्पिरिन की। आपने इसका बहुत सारा ऐड भी देखा होगा, बहुत लोगों ने यूज़ भी किया होगा। एस्पिरिन जो होता है वो क्या है, वो दर्द निवारक एक दवा होती है। बाकी सारे सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है टसर रेशम, मूंगा रेशम, गास्मिर रेशम और अहिंसा रेशम। तो जो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम होता है वो होता है गास्मिर रेशम। मकड़ियों के द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है वो होता है गास्मिर रेशम। अब देखो जो बाकी रेशम दिया हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो टसर रेशम होता है इसका उत्पादन जो है झारखंड का प्रथम स्थान है। झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये जो है उत्पादन किया जाता है। और टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर दो भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है ना। और जो ट्रॉपिकल टसर है इसका सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में, और जो ओक टसर है इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो मणिपुर में होता है। अब आती है बात मूंगा रेशम की। तो जो मूंगा रेशम होता है इसका उत्पादन जो है वो असम राज्य का लगभग एक अधिकार है, ठीक है ना। मतलब कि वहीं पे ये होता है। भारत में जो कर्नाटक है ये अग्रणी है रेशम के उत्पादन में, ठीक है ना। भारत में कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा जो है रेशम उगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, कितनी होती है, तो 5000 मिलीलीटर, ठीक है ना। एक समान मनुष्य के शरीर में उसके कुल भार का 7% जो है ब्लड पाया जाता है, यानी कि 70 किलोग्राम भार वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें रक्त की मात्रा 5 लीटर होगी। अगर उसे हम चेंज करेंगे ml में तो वो हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है पेप्सिन, लैक्टेस, यूरिएस और जाइमेज। तो देखो यहाँ से प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करने वाला जो आपका एंजाइम है वो है पेप्सिन। आगे देख लेते हैं सबके बारे में कौन कौन से एंजाइम हैं और उनका जो है क्या क्या कार्य है। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीनों को एमिनो एसिड में विघटित करता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो मॉल्टेज होता है ये मॉल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। सुक्रोज का काम होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करना, ठीक है ना। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करना। और जो लाइपेज होता है इसका वर्क होता है कि ये जो इमल्सीकृत वसा होते हैं ना उनको ग्लिसरीन में और फैटी एसिड में क्या करता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है लाइफाई का विस्तृत रूप है लाइट फिडेलिटी यानी कि प्रकाश तद्रुपता। सेकंड है भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तीसरा है लाइफाई के द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। चौथा है इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है डी कि इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए जान लेते हैं क्या होता है लाइफाई। तो देखो लाइफाई का विस्तृत रूप होता है लाइट फिडेलिटी, ठीक है। इसमें जो है प्रकाश स्पेक्ट्रम का यूज़ किया जाता है, ना कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का। तो चौथा ऑप्शन आपका जो है वैसे ही गलत हो चुका है। लाइफाई के द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है।
भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा IIT मद्रास के सहयोग से किया गया था। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या आधारित है, तो वो है डायनेमो, सबको पता होगा। देख लेते हैं। जो विद्युत जनरेटर होता है और जो डायनेमो होती है, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। यदि किसी बंद परिपथ में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न करने की इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, बाकी सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी आवश्यकता होती है। आपका जो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कराते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर मुक्त होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल और नीले रंग के स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, और जो दूसरा है कि जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है, यानी कि दोनों ही पार्ट सही है। ठीक है ना। आज जान लेते हैं हम लोग के जीवाणु भोजियों के बारे में। तो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें हम विषाणु जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रियोमर। तो देखो केल्विन के पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, क्योंकि 0 केल्विन का अर्थ होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति जो है लगभग 0 होती है। इसी ताप को जो है हम क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान भी कहते हैं। और कैसे निकालते हैं हम, ये सबको पता ही होगा। यहाँ पे मेंशन भी है कि अगर सेल्सियस पैमाने के किसी मान को अगर हमें केल्विन में निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। और अगर हमें इसका उल्टा करना होता है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी है, ये चीज़ जो है आपका इस वाले पार्ट में मेंशन भी है, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। तो सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल। तो कैलोरी, जूल और अर्ग जो है वो ऊष्मा का क्या है, इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड जो होता है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। सेंटीग्रेड किसकी इकाई होती है, तो सेंटीग्रेड जो होती है वो आपकी ताप की इकाई होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फसल दिया हुआ है और उनकी प्रजातियाँ दी हुई हैं। सरसों, वरुणा, मटर, सपना, अलसी, सूर्या और मूंगफली, कौशल। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, अलसी। अलसी जो होता है इसका प्रजाति जो है वो सूर्या नहीं होता है। ठीक है ना। सूर्या जो है वो पपीते की प्रजाति है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फसल और प्रजातियों के बारे में दिया गया है। तो सरसों, मटर और मूंगफली का आपको पता है पपीते की प्रजाति होती है सूर्या, और आम की होती है सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। पहला है क्लोरपाइरिफॉस, दूसरा है कार्बेंडाजिम, तीसरा है क्विनाल्फास और चौथा है ब्यूटाक्लोर। तो इसमें से जो ब्यूटाक्लोर है ये क्या है, ये पदार्थ जो है आपका शाकनाशी है। जान लेते हैं। जो ब्यूटाक्लोर होता है वो एसिटाइलिन वर्ग का एक शाकनाशी रसायन है। इसका उपयोग जो है चयनात्मक पूर्व भरने वाली जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर यह चावल की कणिकाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप, घटपर्णी, जलोद्भिद। तो इसमें जो घटपर्णी है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि घटपर्णी जो है वो जलोद्भिद नहीं है। होता क्या है,
जो द्विदलीय वर्ग नेपेंथिस कुल का कीट पक्षी पौधा है। जो आपका घटपर्णी होता है ये क्या होता है, एक कीट पक्षी पौधा है जो कि श्रीलंका और भारत के असम राज्य का देशज है। ठीक है ना। तो मुख्यतः ये पौधे जो हैं शाक होते हैं और दलदली और अधिक नम भूमि पर उगाए जाते हैं या फिर उग जाते हैं। ठीक है। ऐसी जगहों पर नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, और इसको पूरा करने के लिए ही क्या कर लेते हैं, कीटों का भक्षण करने लग जाते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ से पूछे गए हैं। इसके बाद से पूछा गया है जो क्वेश्चन वो है भारतीय इतिहास और संस्कृति से। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम और धर्मपाल। तो धर्मपाल ने आपकी स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। साथ में हम देख लेते हैं कि पाल जो शासक है वो धर्मपाल बौद्ध अनुयायी था। इसने विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना की थी। आती है बात नालंदा विश्वविद्यालय की। ये दो विश्वविद्यालय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, और एक आपको और आता है तक्षशिला। तो देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी। ठीक है, नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त ने। और अगर पूछा जाता है धर्मपाल के बारे में तो ये आपका जो है इन्होंने क्या किया था, विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। पहला है विद्याधर, दूसरा है धंग, तीसरा है यशोवर्मा और चौथा है कीर्तिवर्मा। तो आपको इसको काल के अनुसार संयोजित करना है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका 3, 2, 1, 4। ठीक है, कैसे, ये समय के अकॉर्डिंग इनको जो है क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सारे समय दिए हुए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इन्हें क्या कर पाएंगे, अरेंज कर पाएंगे। तो कैसे किया गया है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो दिया हुआ है थर्ड वाला, थर्ड आपका है यशोवर्मा। ठीक है ना, यशोवर्मन, इनका जो है आपका दिया हुआ है समय 925 से 950। ठीक है, और उसके बाद से सेकंड वाला धंग वाला, इनका दिया हुआ है धंगदेव का जो है 950 से 1003, मतलब ये बढ़ता जा रहा है आपका देखिए काल जो है। उसके बाद से पहला विद्याधर, इनका है 1017 से 1029, और उसके बाद है कीर्तिवर्मा और इनका है 1060 से 1100। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 21 वाला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। तो ये है आपका मिहिर भोज। ठीक है ना, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे। मिहिर भोज इसका आंसर क्यों हो जाएगा, बिकॉज जो मिहिर भोज है वो गुर्जर परिहार वंश का सबसे महान शासक हुआ था। ठीक है, और इसने आदिवराह की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने जो है स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। पहला है नासिक, गौतमीपुत्र, अभिलेख और शासक दिए हुए हैं यहाँ पे, हाथी गुम्फा, खारवेल, भीतरी, पुलकेशिन द्वितीय और गिरनार रुद्रदामन प्रथम। तो यहाँ पे भीतरी जो है वो पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे इसके शासक नहीं थे। भीतरी जो है वो वहाँ पे जो है शासक थे वहाँ पे स्कंदगुप्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दिया हुआ है आपको आचार्य और सिद्धांत। तो किसने जो है कौन सा सिद्धांत दिया। पहला आपका ऑप्शन है लकुलीश। ठीक है, इसके सामने दिया हुआ है आजीवक, नागार्जुन के सामने शून्यवाद, भद्रबाहु के सामने पाशुपत और डी गोसाल के सामने जैन। तो अगर मिलाने का तरीका यही है कि अगर आपको इसमें से एक भी पता होगा तो आप जो है बहुत हद तक जो है क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लकुलीश का आंसर हो जाएगा पाशुपत। बी आपका है नागार्जुन, इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्यवाद। तीसरा है भद्रबाहु, इसका आंसर हो जाएगा जैन। और चौथा है गोसाल, इसका आंसर हो जाएगा आजीवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो काल वाली जितनी भी घटनाएं आती हैं ये याद करना पड़ेगा, बिना याद किए ये संभव नहीं है कर पाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, तीसरा है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और चौथा है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें से आपको सही कूट चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला है। सबसे पहले जो है
चौथा आपका ऑप्शन लगाया गया है यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है ना। उसके बाद से लगाया गया है आपका थर्ड वाला ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। उसके बाद से लगाया गया है अफगानपुर षड्यंत्र, और उसके बाद से सबसे आखिरी में लगाया गया है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। यहाँ पे दिया गया है देखिए इसका सारा ऑप्शन, ठीक है। जैसे डेट वाइज जो है इसको लगाया गया है। तराइन का द्वितीय युद्ध देखिए 1192 में यहाँ पे दिया हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या दी हुई है 1296 में। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है कि गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। और पहला है कि मोहम्मद तुगलक की सर्वाधिक विवादास्पद योजना 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित हो गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसी चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन है मईउद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन। तो चिश्ती सिलसिला के संत नासिरुद्दीन को चिराग दिल्ली कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन है कि किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, ये ध्यान रखें। और बाबर जो है वो मुगल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और ये सिक्का उन्होंने चलाया था पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, उसने विजय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। पहला है, ये तो बहुत छोटे पढ़ से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे और सभी पढ़ रहे हैं कि पहला है त्रिपिटक, दूसरा है बुद्ध धम्म संघ, तीसरा है शील समाधि संघ और चौथा है सत्य अहिंसा करुणा। तो दूसरा आंसर सही है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो है बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। पहला आपको देखो दिया हुआ है रणथंभौर कर्णदेव, दूसरा है चित्तौड़ राजा रामचंद्र राय, तीसरा है देवगिरी हमीर देव और चौथा है गुजरात राणा रतन सिंह। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन रणथंभौर जो है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा राणा रतन सिंह से, चित्तौड़ हो जाएगा आपका, अच्छा नहीं, जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है देखो वो कनेक्ट हो रहा है हमीर देव से, रणथंभौर जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं हमीर देव से, चित्तौड़ कनेक्ट हो रहे हैं राणा रतन सिंह से, देवगिरी कनेक्ट हो रहे हैं राजा रामचंद्र राय से और गुजरात कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे कर्णदेव से, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। और इसके बाद से देख लेते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखो सारा चीज़ वही दिया हुआ है। एक बार फिर से आंसर हम देख लेंगे। रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ और राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र राय और गुजरात कर्णदेव। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो इब्न बतूता, यात्री और देश दिया हुआ है, ठीक है ना। मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक और नूनिज। तो इब्न बतूता मोरक्को सही है, मार्को पोलो इटली ये भी सही है। गलत क्या है आपका अब्दुल रज्जाक तुर्की। अब्दुल रज्जाक तुर्की ना हो करके ये फ़ारसी या ईरानी होना चाहिए यहाँ पे। और नूनिज पुर्तगाल एकदम सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोई विभाग की स्थापना की थी। तो दीवान अमीर कोई विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना। और इस कार्य का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती के योग्य बनाना। नेक्स्ट आपका आया है क्वेश्चन नंबर 31 जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है गांधी इरविन समझौता, दूसरा है सांप्रदायिक पंचायत, तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा है नेहरू रिपोर्ट। अब आपसे कह रहा है कि इनको जो है घटनाओं के उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। पहले चौथा है नेहरू रिपोर्ट, फिर है गांधी इरविन समझौता, फिर है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर है सांप्रदायिक पंचायत। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 28 अगस्त 1928 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, फिर है आपका सांप्रदायिक पंचायत यानी कि 16 अगस्त 1932। इसके अकॉर्डिंग जो है देखिए आपको डेट यहाँ पे लगा दिया गया है। 32वां क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो वो है आपके गुरु CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है अहोम, कोल, संथाल और मोपला, ये विद्रोह दिए गए हैं। पूछ रहा है कौन से वर्ष में किया गया। तो अहोम किया गया था अहोम देखिए यहाँ पे किया गया है आपका, मैंने यहाँ पे मार्क गलत कर दिया लग रहा है।
अहोम जो है वो किया गया है आपका 1828 में, ठीक है ना। कोल जो है वो किया गया है 1831 से 1832। संथाल किया गया है 1855 से 56 और मोपला किया गया है आपका यहाँ से 1921 में। तो आप जो यहाँ पे मार्क है उसको ना ध्यान दें, यहाँ पर जो कूट दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, उससे पहला वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। देख लेंगे आप अपना यहाँ से आंसर भी इसका मैच कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था। पहला है जेल में गांधी का आमरण अनशन, दूसरा है जयप्रकाश नारायण की गतिविधियाँ, तीसरा है गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है ये जो है किया गया था प्रयोग जेल में गांधी के आमरण अनशन के लिए। तो आइए देख लेते हैं इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन। ऑपरेशन रूबिकॉन जो है वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था। इस कूट का चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अनशन के कारण महात्मा गांधी की मौत के समाचार संप्रेषण हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से जो है FG सिलाई नहीं थे, ठीक है ना। FG सिलाई नहीं थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन था, वो थे FG सिलाई। आपसे यहाँ पूछा गया है सदस्य, तो सदस्य वो नहीं थे। FG सिलाई जो है क्या थे, उस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। सदस्यों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है LC अडानी, महात्मा गांधी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड, G रायनी, MEL टेलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि कौन सा युद्ध सम्मिलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन, सहायक संधि, राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त। इसमें जो राज्य अपहरण नीति है लॉर्ड डलहौजी, ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 का सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और उनमें जो है सही उत्तर है उनको चुनिए। पहला है समाचार दर्पण, दूसरा है मिरातुल अखबार, तीसरा है केसरी और चौथा है यंग इंडिया। इसमें आपको मैच करना है समाचार दर्पण JC मार्शमैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी BG तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका A का 4th, B का 1st, C का 2nd और D का 3rd, ठीक है। नेक्स्ट है कूका आंदोलन की नींव। तो कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। क्या होता है, प्रारंभ में कूका आंदोलन जो है एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन शीघ्र ही इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। इसकी शुरुआत 1872 ईस्वी में भगत जवाहरमल के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखो इसमें जो 4th ऑप्शन है मेजर करतार सिंह, ठीक है ना। मेजर करतार सिंह जो है वो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और कौन कौन था इसमें, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है। इसमें अधिकारियों में मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह आदि। पर नवंबर 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। आपको इसको कालानुक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, 4, 2, 3, 1, यानी कि पहले जो है सांप्रदायिक निर्णय, उसके बाद से पूना समझौता, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद से अगस्त प्रस्ताव। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। यहाँ पे देखो सबका दिया हुआ है। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 26 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में। अब आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वो हैं दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है। इस सिर्फ इन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985
और प्रवर्तन निदेशालय जो 3rd वाला है भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये 1985 में ना बन के 1988 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, वो अध्यक्ष कौन था? तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए जो है अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 234D(3) में किया गया है, और दूसरा है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में वे निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ पहला वाला पार्ट, कि पहला वाला पार्ट ही आपका सही है। ठीक है ना। व्याख्या देख लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243(भ) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः क्या हो सकती है? तो अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम जो संख्या है वो 500 हो सकती है, लेकिन सिक्किम इसका अपवाद है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो इसमें केवल पहला वाला कूट सही है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? तो चूँकि 2017 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि पेपर भी उस टाइम का ही है, तो उस समय का पूछा गया है, तो उस समय के लिए आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो करंट के क्वेश्चन हैं वो आपको देख लेंगे, क्योंकि करंट अभी बहुत कुछ आपका जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो बस क्या क्या आया है मैं वो बता दे रही हूँ करंट में। नेक्स्ट आती है बात भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो अर्थव्यवस्था में भी देखिए करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस वक्त इसका आंसर इराक था। ठीक है ना, 17-18 के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 16-17 में, तो ये भी आप छोड़ दीजिए, बस क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। ये देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो वो है MMTC। ठीक है। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ट्राई जो है मतलब दूरसंचार, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 53 वाला है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, मंडलिया, तेजड़िया और स्टैक। तो स्टैक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है? 17 का पूछा गया है, ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट है आपका, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? तो वो है जन्म नियंत्रण। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के बाह्य क्रेडिट में, ये भी 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है? तो उस समय के लिए इसका आंसर है व्यापार साख। क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन हैं तो ये मैं नहीं बता रही हूँ। और 17-18 से रिलेटेड है, ये भी छोड़ रही हूँ मैं। और देखिए GDP और आपका जो है राजकोषीय घाटा 2017-18 के बजट से जो है ये क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, क्योंकि करंट आप अभी का पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। अब आती है बात यहाँ पे 17-18 बजट। तो देखिए बजट से कई सारे क्वेश्चन हैं।
नेक्स्ट है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। तो देखिए जनसंख्या भी जो है आपकी फ़िलहाल तो 2011 के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है हमें। तो जनसंख्या जो है इसमें 2017 के अनुसार पूछा हुआ है, तो बस क्वेश्चन आप देखते जाइए, मैं यहाँ से स्क्रॉल करते जा रही हूँ। जो भी करंट के क्वेश्चन हैं वो नहीं कराए जाएंगे। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, तो वो राजस्थान है, क्योंकि जनगणना तो आपका 11 के बाद से अभी हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन जो होंगे वो आपके उसी जनगणना से उठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है, तो वो है नागालैंड। वर्ष 2011 की जनगणना में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है, तो वो है मणिपुर। ध्यान रखेंगे, देखिए जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता है 31.16%। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था, तो वो है बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो वो है आपका पहला महाराष्ट्र, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है आंध्र प्रदेश और फिर है गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है, तो वो घट सकती है। ठीक है ना, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी, तो वो थी 42.61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी, तो वो है हिमाचल प्रदेश, सिर्फ 10%। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है, तो वो है आपका मिजोरम, पहले स्थान पर गोवा है। क्वेश्चन नंबर 73 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 11 तक कितनी वृद्धि हुई, तो वो है 11.45। नेक्स्ट है भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसके बाद से देखिए कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाज़ियाबाद। लेकिन देखिए ऊपर के जो 4 ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन में दिए ही नहीं है, तो यहाँ से गाज़ियाबाद जो है वो आपका सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से विश्व एवं भारत का भूगोल। तो भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद से उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब का तृतीय स्थान है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। जूट, चाय, गन्ना, रबर। तो गन्ना के लिए देखिए उत्तर प्रदेश है, चाय के लिए असम है, जूट के लिए पश्चिम बंगाल और रबर के लिए केरल है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादन करता है। तो ये है आपका बी ऑप्शन, गेहूँ, आलू और गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गेरुई गेहूँ में पाया जाने वाला रोग है, अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, झूठकंड जौ में पाया जाने वाला रोग है और खैरा जो है वो धान में पाया जाने वाला रोग है। तो सारे ऑप्शन सही हैं सिवाय सी के। ये जो झूठकंड है ये अस्ट्रेलागो नाम के फफूंदी की एक प्रजाति से होने वाला रोग है, यह चावल की फसलों में होता है और यहाँ दिया हुआ है कि जौ में होता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है कि कथन ए, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम
जल धारण करती है। और जो आर दिया हुआ है वो है मृतिका में रंध्राक्ष राश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत है यहाँ पे, ठीक है ना, आर जो है वो गलत है। मिट्टी की प्रजातियों में से जो मृतिका होते हैं वो अधिकतम जल धारण करती हैं, क्योंकि इसके रंध्रांश जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, यानी 0.002 मिलीमीटर होते हैं। ये केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, ठीक है ना। अतः जो है आपका जिसका कथन है वो सही है, लेकिन जो कारण आर दिया हुआ है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो पहला मृतिका, फिर उसके बाद उससे कम में गाद और फिर उससे कम में बालू है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। तो पहले आपको बांध दिया है, फिर नदी दिया है, दुल्हस्ती, गांधी सागर, उकाई और तवा। दुल्हस्ती का ऑप्शन चेनाब है, गांधी सागर का चंबल है, उकाई का तापी है और तवा का तवा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। घास के मैदान और देश दिया हुआ है पंपज, पुस्टैज, वेल्ड और डाउन। तो पंपार जो है वो मिलेगा आपका अर्जेंटीना है, पुस्टैज जो है वो हंगरी से, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका से और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद से अगर और भी पूछता है तो आपका जो है यहाँ पे सवाना वो पूर्वी अफ्रीका, स्टेपी पश्चिमी रूस या मध्य एशिया और प्रेयरी जो है वो उत्तर अमेरिका में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 कि कौन सा शहर समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो धारवाड़ समूह, ठीक है। धात्विक खनिज जो है सबसे ज़्यादा जो है धारवाड़ समूह में क्या होते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला दिया हुआ है इतानकी, बेतला, सिरोही और गोइंदी। इतानकी आपका नागालैंड होगा, ठीक है। बेतला जो है झारखंड, सिरोही मणिपुर और गोइंदी जो होगा वो होगा तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो है आपका अधिकेंद्र। अधिकेंद्र में सबसे ज़्यादा जो है क्या होते हैं, भूकंपीय तरंगों को जो है रिकॉर्ड किया जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किक्वी कमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो वो तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर पेरू है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चिली ही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। पहाड़ियों और राज्य दिया हुआ है गारो मेघालय, मिरी तमिलनाडु, कोल्लई मलाई अरुणाचल प्रदेश और डालमा झारखंड। तो यहाँ पे आपका मैच है गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई जो है तमिलनाडु और डालमा जो है वो झारखंड में। नेक्स्ट आपका है आप यहाँ से क्वेश्चन, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो 9, ठीक है ना। ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है अधिकतम पादप विविधता जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो वो है जैवमंडल, ठीक है। सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या है, वो जैवमंडल है। जैवमंडल से तात्पर्य जो है पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ पे सभी प्रकार का जीवन यापन पाया जाता है। पृथ्वी के 3 परिमंडल हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर के जो सम्मिलित रूप से इन्हें जैवमंडल कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है ये जनजाति जो है मुख्यतः रूप से जो है क्या करती है, निवास करती है। अब आती है बात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से। तो पहला इसमें देखिए, MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली महिला लड़ाकू पायलट का नाम है अवनी चतुर्वेदी। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है ना। और अवनी जो है जुलाई 2016 बैच की कमीशन ऑफिसर भी हैं। अब आता है बात ये सब देखिए करंट की न्यूज़ इसमें ज़्यादा हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि मार्च 2018 में देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है अभी आपकी आ चुकी है नई भी, तो आप उससे देख लेंगे इसको। और मैं बता दे रही हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस 2018 का थीम पूछा गया है यहाँ पे। तो उस समय 18 के समय प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो थीम थी, आप नया देख लेंगे।
उसके बाद से 2018 के हारून जो है ग्लोबल रेट लिस्ट में जो है उसके कथन पर विचार करना था। तो ये भी आप जो जितने भी लिस्ट्स आए हैं उनके बारे में जानकारी कर लें। करंट तो सारा पढ़ना ही है। फिर मार्च 2018 में किस राज्य ने अपने राष्ट्र ध्वज का जो है अनावरण किया था, तो ये भी देखिए। इस तरह के करंट से क्वेश्चन मैं आपको दिखाते हुए जा रही हूँ। जो भी करंट के क्वेश्चन है मैं अभी नहीं बताऊँगी यहाँ पे, क्योंकि करंट आपको खुद से तैयार करना है। और यहाँ से जो है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र जो है क्या है, वो है दीव। ठीक है ना। और ये सब भी पुराने क्वेश्चन हैं। बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया, तो ये आपका बिहार का गोपालगंज जिला है। फिर मानसिक योग्यता के क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं यहाँ पे। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो उनके वेगों का अनुपात पूछा गया है। गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया था, यानी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²। तो पहले वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो m1, दूसरे की m2। और कह रहा है कि उनका जो जब गति है तो क्या करेंगे, द्रव्यमान जो है उनका समान ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन भी है आपको दो समान द्रव्यमान। तो m1 जो है वो m2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, और m1 4 है, m2 जो है वो 9 है। तो mv² निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा 4:9, और ये हो जाएगा mv = 2:9। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। कुछ फेरी वाले लखपति हैं, इसको जो है आपको बताना है किस तरह से बनेगा ये। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन सही है। कुछ फेरी वाले लखपति हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। थर्ड जो है, किस तरह के क्वेश्चन से मैं दिखा दे रही हूँ। एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, तो अगले मिनट में 1/4 फिसल जाता है, तो खंभे की चोटी पर कब पहुंचेगा। तो प्रश्न के अनुसार देखो, बंदर क्या कर रहा है, वो 1 मिनट में 1 मीटर ही चढ़ रहा है। ठीक है। तो बंदर जो है वो 2 मिनट में कितना चढ़ेगा, 2 मिनट में वो जितना चढ़ेगा वो 0.75 मीटर। ठीक है। 15 मीटर ऊंचे खंभे पर उसे चढ़ना है, तो उसमें कितना समय लग जाएगा। 2 × 15 डिवाइड बाई 0.75। 0.75 को आप चेंज करेंगे तो ऊपर 2 0 देखिए लग जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 40 मिनट। ठीक है। तो बंदर जो है 1 मीटर चढ़ने पर खंभे के ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब वो फिसलेगा नहीं। अगर बंदर जो है 40 मिनट + 1 मिनट में चढ़ेगा तो कितना मिनट में, यानी कि 41 मिनट में वो 16 मीटर ऊँचे खंभे पर चढ़ जाएगा। और 106 वाला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को और देख रहा था। तो संजय जो है देखिए किसको देख रहा था, ए वाला ऑप्शन, यानी कि अपने पुत्र को देख रहा था संजय। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। लुप्त संख्या बतानी है यहाँ पे आपको। तो देखिए दिया हुआ है 9, 8, 7, 4, 5, 6, 20, 12, और आपको ये फाइंड करना है। तो देखो 9 और 7 कैसे ऐड करें हम। 9, 7, ठीक है, 16, इसका आधा 8, 4, 6, 10, इसका आधा 5, 20, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका आधा ये 12 है। तो यानी 24 का आधा 12 होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी कि बी जो है सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये आपका दिशा वाला डायरेक्शन का क्वेश्चन है। राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल करके अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। देखिए डायरेक्शन में होता क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरह से बनाते हैं हम। ठीक है। और देखिए इसको यहाँ से बनाया जा रहा है, तो कैसे कैसे बना है यहाँ से देखिए, और इस तरह से इसका सलूशन हम यहाँ पे करेंगे। लुप्त संख्या बतानी है यहाँ पे 6, 24, 60, 120, 210। तो कैसे बताएंगे देखिए यहाँ पे
6 और 24 के बीच का डिफरेंस 18 है, 24 7 के बीच का डिफरेंस 36 है, फिर इसके बीच का 60 है, फिर 90 है, फिर 36 है। ठीक है, तो उसके बाद से फिर इनके बीच का देखिए 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, और फिर देखिए एक जगह जाने पे ये कांस्टेंट हो जा रहा है 6 6 6। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 336। 110 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ संत शहीद थे, अगर ये सत्य है तो तर्क वाक्य। कुछ शहीद असंत थे कि सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान करेंगे, तो ये आप करेंगे सत्य है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए आए हैं एग्ज़ाम में, ये मैं दिखा दे रही हूँ 111 में। मेरा बेसिकली मतलब ये था कि 2017 का जो पेपर है वो आप लोग अच्छे से देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, तो इसे करने में दिक्कत नहीं होगा। मैं सब आपको एक बार दिखा दे रही हूँ यहाँ से। क्वेश्चन अच्छे से देख लें आप लोग। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग के हैं। ठीक है, इसके बाद से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं खेल एवं पुरस्कार, तो ये भी 2018 से रिलेटेड दिया हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन भी करंट से पूछे जाते हैं, तो ये सब मैं बता नहीं रही हूँ, आप एक बार बस सब कुछ रन थ्रू देख लें। अच्छा, 121वां क्वेश्चन जो है कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो वो चाइना। और बाकी जो है ये सब आपका हो चुका है। उत्तर प्रदेश स्पेशल देख लेते हैं इसे हम। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो केंद्रीय पोस्ट उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। यहाँ पे श्रीनगर दिया हुआ है, गलत है। और बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ और दलहन अनुसंधान कानपुर। नेक्स्ट है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है, वाराणसी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ है, मथुरा में। नोएडा किस जिले में अवस्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ पे है बजट का आकार, तो 18-19 का है, इसे छोड़ देते हैं। भोजपुरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, तो ए सही है पर आर गलत है। कौन सा जनपद शहरी आम के लिए फेमस है, तो लखनऊ। निर्यात विकास केंद्र नहीं है, इलाहाबाद। लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 8 वर्ष। ठीक है ना, ये पहले 6 वर्ष की, इसे बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया गया है। कन्नौज इत्र का शहर है और यहाँ के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, तो ए सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था, तो ये वाराणसी। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है बलिया। सम्मिलित नहीं है, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी। झांसी औद्योगिक केंद्र ये गलत है, मुरादाबाद के तरह उद्योग। तो झांसी जो है औद्योगिक केंद्र नहीं बल्कि ऐतिहासिक शहर है, क्योंकि वो लक्ष्मीबाई से संबंधित है। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर का जो है क्या है, प्रसिद्ध है। गोरखपुर दिक्कत टेरिकोटा के लिए, सहारनपुर काष्ठ नक्काशी के लिए, मेरठ कैंची उद्योग के लिए और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, इलाहाबाद में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, सही है। चौथा वाला है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, सही है। बट तीसरा गलत है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ से गलत है। सबसे अधिक चीनी मिलें जो हैं वो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं।
तो ये आपका हो चुका है। यहाँ से देखिए सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो ये है 2017 का जीएस का पोर्शन, यहाँ से आपका सारा जो है करा दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सिर्फ इसलिए पसंद आया होगा बिकॉज आपको सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल गए हैं। तो क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको देख करके अब आपकी जो बाकी तैयारी है उसे आप कवर अप कर सकते हैं। उसको देख करके आप अपना जो रिवीजन है वो स्टार्ट करें अब अपना, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और हिंदी का जो पेपर है वो भी मैं जो है आपको यहाँ पे डाल दूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में हिंदी के पेपर के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।